हेलो मित्रों, नमस्कार। आज हम आपसे विश्व इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर बात करेंगे और वो इतिहास का पहलू है हिटलर का उदय। हिटलर का उदय एक ऐसा प्रकरण है, बहुत से लोगों की जिज्ञासा होती है कि हिटलर कैसे एक सामान्य व्यक्ति से जननायक बना और उसने जर्मनी को इतनी ऊंचाइयां भी दी, साथ ही साथ जर्मनी के महाविनाश का कारण भी रहा। आइए इन प्रसंगों पर चर्चा करते हैं कि हिटलर का उदय कैसे हुआ, हिटलर ने वो ऊंचाइयां कैसे छुई। तो आज के प्रकरण में हिटलर का उत्थान के कारण, इन दो मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया, जो उस समय जर्मनी से अलग था, ऑस्ट्रिया में ब्रानो शहर में हुआ था और उसके पिता एक सीमा शुल्क विभाग में अधिकारी थे। तो वो बेटे हिटलर को पढ़ा लिखा करके किसी सरकारी सेवा में स्थापित करना चाहते थे। पिता की इच्छा थी कि हिटलर पढ़ लिख करके इंजीनियर बन जाए। 1889 में जन्म हुआ। कहाँ? ब्रानो में, जो ऑस्ट्रिया में था। पिता उसको क्या चाहते थे? इंजीनियर बनवाना। और इसके लिए म्यूनिख में उसकी पढ़ाई के लिए प्रबंध भी किया गया, लेकिन हिटलर का प्रवेश इंजीनियरिंग परीक्षा में नहीं हो सका। वो इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम था उसमें क्वालिफाई नहीं हो पाया और इसलिए वो केवल ड्राफ्टमैन ही बन सका। ड्राफ्टमैन के प्रशिक्षण में उसका नाम आया और वो ड्राफ्टमैन ही बना। जब पढ़ कर के निकला तो उसके सामने समस्या थी किस प्रकार जीविका अर्जित की जाए, और इसके लिए वो बर्लिन गया। बर्लिन में जीविका की तलाश में हिटलर को कई बार भूखे पेट भी रहना पड़ता था और हिटलर ने अपनी जीविका के प्रारंभिक दौर में मकानों पर रंग रोगन तक करने का काम किया। कई बार जब काम नहीं मिलता था हिटलर को तो रंग रोगन करने का काम भी करना पड़ता था और हिटलर को कई बार इससे एक बड़ी चिढ़ होती थी। और ख़ास करके जर्मनी में रह रहे जो यहूदी वर्ग के लोग थे, जो संपन्न वर्ग के लोग थे, हिटलर उनको बहुत दोषी मानता था, क्योंकि यहूदी लोगों के पास पर्याप्त पैसा था और यहूदी एक प्रकार से वहाँ के शोषक समाज के प्रतीक थे। हिटलर को बड़ी विपरीत परिस्थितियों में अपना जीवन प्रारंभ करना पड़ा और इसी दौरान जब वो रोजगार की तलाश में था तो प्रथम विश्व युद्ध का दौर चालू हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के समय हिटलर ने अपना भाग्य आजमाया और वो सेना में उसको नौकरी मिल गई। हिटलर ने सेना की सर्विस ज्वाइन कर ली। प्रथम विश्व युद्ध के समय में सेना में सैनिकों की आवश्यकता थी और वो सेना में भर्ती हो गया। सेना में वो संदेशवाहक के रूप में, कारपोरल के रूप में, इन पदों पर उसने काम किया। युद्ध में मोर्चे पर उसको लड़ने के लिए भेजा गया और वहाँ भी हिटलर ने बड़ी बहादुरी का प्रदर्शन किया और युद्ध में मोर्चे पर वो घायल हो गया। मोर्चे पर जब वो घायल हो गया तो उसको सैनिक हॉस्पिटल पोमेराविया में भर्ती करवाना पड़ा। काफ़ी वो जख्मी हो चुका था। पोमेराविया हॉस्पिटल में जब वो घायल अवस्था में था, उसी समय उसको ये समाचार मिलता है कि जर्मनी की पराजय हो चुकी है और जर्मन सम्राट
विलियम कैसर द्वितीय जर्मनी को छोड़ करके भाग गया। हिटलर एक राष्ट्रवादी सैनिक था, उसको इस समाचार ने बहुत आहत किया। जब हिटलर को यह समाचार मिला कि जर्मनी पराजित हो गया तो बहुत दुखी हुआ, बहुत हताश हुआ। स्वस्थ होकर के जब वो अस्पताल से बाहर निकला तब तक परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी थी। जर्मनी पराजित हो चुका था। जो केंद्रीय शक्तियां थी उन लोगों ने जर्मनी को पूरी तरह से बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वारसाई की संधि और उसके बाद उन देशों के द्वारा जो जर्मनी का अपमान हुआ, इन सारी घटनाओं ने हिटलर को बहुत झकझोर दिया। 1918 विश्व युद्ध समाप्त हुआ और उसके बाद जब वो अस्पताल से 1918 में ही बाहर निकला, अब उसको फिर से नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत करनी थी। हिटलर के मन में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रतिशोध की भावना पनप चुकी थी और वो प्रतिशोध की भावना थी ऐसे देशों ने जिन्होंने जर्मनी को अपमानित किया था, जर्मनी को विश्व युद्ध में पराजित किया था, उन देशों से अपने राष्ट्र के प्रतिशोध को लेना, अपना राष्ट्र जो उसका हताहत हुआ था, परेशान हुआ था, उस राष्ट्र के सम्मान को वापस लौटाना, ये हिटलर के मन में एक प्रबल इच्छा थी। और इसलिए वो राजनीति में प्रवेश करने के मन से उन्होंने सोचा कि राजनीति में प्रवेश किया जाए। म्यूनिख शहर आ गया और म्यूनिख शहर में उस समय एक छोटी सी राजनीतिक पार्टी थी, जर्मन वर्क्स पार्टी। इसकी स्थापना 1918 में हुई थी। एंटन ड्रेक्सलर नाम के एक व्यक्ति ने जर्मन वर्क्स पार्टी की स्थापना की थी 1918 में। हिटलर इस पार्टी के संपर्क में आया और 1919 में हिटलर ने जर्मन वर्क्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया। जर्मन वर्क्स पार्टी का सदस्य बन गया हिटलर। हिटलर ने सोचा कि राजनीति के माध्यम से जाकर के वो अपने राष्ट्र को उसका खोया सम्मान वापस दिला सकता है और अपने प्रतिशोध को भी पूरा कर सकता है, और इस दिशा में उसने इस पार्टी की सदस्यता ले ली। अब इस पार्टी के सदस्य के तौर पर उसने धीरे धीरे अपना जनाधार बढ़ाना, अपने कार्यक्रमों को, अपनी नीतियों को लागू करने के लिए उद्देश्य से आगे बढ़ा। 1919 में इस पार्टी का नाम नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, बाद में आगे चल करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी, जिसको संक्षेप में नाजी पार्टी कहते हैं, इस पार्टी का नाम पड़ा। और हिटलर ने इस पार्टी को आगे बढ़ाने में दिन रात एक करके इसके सदस्यता अभियान को तेजी से बढ़ाया। 1920 तक आते आते हिटलर इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने एंटन ड्रेक्सलर को हटा करके स्वयं 1920 में वो पार्टी प्रमुख बन गया। 1920 में स्वयं पार्टी प्रमुख बन गया और तेजी से अपने कार्यक्रमों को, अपनी नीतियों को उसने प्रचारित प्रसारित किया। हिटलर को इस कार्य में उसके मित्रों का भी सहयोग मिला। उसके कौन से प्रारंभिक मित्र थे जिन्होंने हिटलर को राजनीतिक ऊंचाइयों में मदद की? हेंस गोरिंग, गोवेल्स, रोजनबर्ग,
ये उसके कुछ खास मित्र थे और इन मित्रों की बड़ी भूमिका थी। अभी हम चर्चा करेंगे। गोबेल्स उसका प्रचार प्रसार मंत्री था। मिस्टर गोरिंग उसके ऐसे सन्निकट के मित्र थे जो उसके जितने भी राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे उन सबको सफाया करने में मिस्टर गोरिंग का योगदान था और ये हिटलर के साथ गृह मंत्री के पद पे थे। तो ये दो व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिन साथियों ने हिटलर को ऐसी राजनीतिक ऊंचाइयां दी। अब हम बात करेंगे कि हिटलर ने एक जनाधार बना दिया, एक पार्टी बना ली और अब हिटलर ने अपने पड़ोसी देश इटली, जिसका कि उस समय तानाशाह मुसोलिनी था शासक, मुसोलिनी को देख करके इसने अपने पार्टी के कार्यक्रम को, उसकी नीतियों को अपने जर्मनी में लागू करने के लिए वैसा कुछ जो है अनुकरण करने की कोशिश की और इसलिए इसने एक पार्टी, एक नेता, एक ध्वज, इसमें विश्वास किया। एक पार्टी होना चाहिए, एक नेता होना चाहिए, एक ध्वज होना चाहिए और इसके लिए इसने अपनी पार्टी का एक ध्वज निश्चित किया। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क पार्टी का जो ध्वज बनाया गया, लाल रंग के स्वास्तिक का निशान पार्टी का राष्ट्रीय ध्वज घोषित कर दिया गया। हिटलर ने जो पार्टी के सेना थी, दो थी, एसए और एसएस, नासी पार्टी की अपनी व्यक्तिगत सेना रखी गई जिसके दो भाग थे, एसए और एसएस। नासी पार्टी के जो ये सेना की जो विंग थी, इसके सदस्य भूरे रंग की कमीज पहनते थे, ब्राउन शर्ट्स, भूरी कमीज पहनते थे लोग। एसए का काम जो था वो था पार्टी की रैलियों को अच्छे से संपन्न कराना, पार्टी की रैलियों में भीड़ इकट्ठी कराना, पार्टी की रैलियों को यदि विरोधी दल किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करते हैं तो उसको रोकना और पार्टी के कार्यक्रमों, रैलियों, इनकी सारी प्रचार प्रसार पूरी तरह से करना। एसएस का काम होता था विशेष सुरक्षा दस्ता था। जो नासी पार्टी के लोग थे, बड़े नेता थे, उन पार्टी नेताओं की सुरक्षा करना इनका काम था और ये लोग जो ब्राउन शर्ट पहनते थे उसके ऊपर खोपड़ी का चिन्ह बना होता था। इसका मतलब ये बहुत ही खतरनाक लोग होते थे जो पार्टी नेताओं की सुरक्षा का काम करते थे, एसएस वाले। अब ये जो ब्राउन शर्ट के दो विंग थी, एसए और एसएस, ये नासी पार्टी का वो दस्ता था जो विरोधियों का सफाया करना, नासी पार्टी की रैलियों को सफलतापूर्वक आयोजित करना, क्योंकि हिटलर आडंबर और प्रदर्शन की नीति में विश्वास करता था। तो इसलिए उसने एक ध्वज अपना निश्चित किया। हिटलर एक नेता, एक पार्टी, नासी पार्टी केवल, और उसके लिए एक सेना, एक चिन्ह, स्वास्तिक, स्वास्तिक का चिन्ह। और ये स्वास्तिक का चिन्ह हिटलर और हिटलर के सभी समर्थक अपने हाथ पर इसको बांधते थे। हिटलर की जो रैलियां होती थी उन रैलियों में विशेष ढंग से अभिवादन, विशेष ढंग से तालियों की गड़गड़ाहट और सबके बाएं हाथ पर स्वास्तिक का चिन्ह जो कि काली पट्टी पे लगा होता था वो बंधा होता था। और इस तरह यह एक पार्टी की कार्यक्रमों की नीति का हिस्सा बन गया। स्वास्तिक का चिन्ह नासी पार्टी का विशेष चिन्ह बन गया। बड़े बड़े बैनर, पोस्टर, स्वास्तिक लगे हुए और हजारों हजारों लाखों की भीड़ वाली बड़ी रैलियां नाची के कार्यक्रम के प्रचार का हिस्सा बन गई। तो इस तरह से अपने कार्यक्रम को उसने
लोगों तक फैलाने की नीति अपनाई। अब हिटलर ने बड़ा जनाधार मजबूत करने के लिए उसने अपनी पार्टी की नीति, पार्टी के नेता और अपने ध्वज के साथ साथ उसने अपना कार्यक्रम जनतंत्र, शांति, समाजवाद, इन तीनों का विरोध करना। हिटलर ने जनतंत्र का विरोध किया, शांति का विरोध किया, साम्यवाद, समाजवाद का विरोध किया। उसने यह प्रचार प्रसार किया कि लोकतंत्र और शांति तथा कम्युनिस्ट ये देश के, खास करके जर्मनी के विकास के लिए नुकसानदायक है। इनको उसने सत्र घोषित किया। हिटलर एक राष्ट्र, एक नेता, एक ध्वज, इसमें विश्वास करने वाला व्यक्ति था। तानाशाही सिद्धांतों में विश्वास करता था और हिटलर बहुत ओजस्वी, मनोवैज्ञानिक, भाषण देने वाला बहुत अच्छा राष्ट्र नेता था। और ये सब कारण हिटलर को एक जननायक के रूप में धीरे धीरे स्थापित करते चले गए। तो हिटलर की जो नीतियां थी, उन नीतियों ने स्पष्ट कर दिया कि हिटलर जनतंत्र में विश्वास नहीं करता है, हिटलर शांति में विश्वास नहीं करता था। वो कहता था कि 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों में शांति तो केवल मजाक हो सकती है, कभी भी शांति नहीं हो सकती। समाजवाद में विश्वास नहीं करता था। और हिटलर ने इन अपने कार्यक्रमों के आधार पर अपने 2 मित्रों गोरिंग और गोबेल्स का योगदान लिया। हिटलर के जो कार्यक्रम थे, हिटलर की जो नीतियां थी, उसका प्रचार प्रसार करने का काम गोबेल्स करता था। ये प्रचार मंत्री था। और प्रचार ऐसा अंधाधुंध प्रचार, प्रोपेगेंडा, उसको कहते हैं प्रोपेगेंडा, अंधाधुंध प्रचार। गोबेल्स कहता था यदि किसी झूठ बात को भी इतनी बार दोहराओ कि वो सच लगने लग जाए। गोबेल्स किसी कार्यक्रम की बार बार प्रचार इतना किया करता था कि लोगों को चीजें सच लगने लग जाती थी। इसी तरह गोरिंग्स का काम था जितने विरोधी थे, जो हिटलर के विरोधी थे, उन सभी विरोधियों का सफाया। तो इन दोनों ने हिटलर के नीतियों के और कार्यक्रमों को आगे ले जाने में मदद की। अब इस तरह से उसके घोषित उद्देश्य और नीतियों के द्वारा हिटलर कैसे आगे बढ़ा, उत्थान के क्या कारण थे, उसे हम देखते हैं। हिटलर ने नाज़ी पार्टी बना ली, उसका एक जनाधार बन गया, उसका एक समर्थक बड़ा दल बन गया था। और उसने सोचा कि अपने इस दल का प्रयोग करके वो ज़बरदस्ती बर्लिन पर कब्जा कर ले। उसने प्रयास भी किया और 1923 में हिटलर और इसका दोस्त था ल्यूडेनडोर्फ, जनरल ल्यूडेनडोर्फ, इन दोनों ने मिलकर के सत्ता पर कब्जे करने का प्रयास किया। लेकिन जर्मन की जो सरकार थी, वाइमर सरकार, उसने हिटलर को और जनरल ल्यूडेनडोर्फ को गिरफ्तार कर लिया। बवेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर अधिकार करने, इस अपराध में इसको 5 वर्ष के लिए हिटलर को कारागार हो गया। तो जो इसने अपनी शक्ति के बल से कोशिश की थी कि सत्ता पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया जाए, वो इसका प्रयास सफल नहीं हो पाया। 5 वर्ष के लिए सजा दे दी गई, लेकिन 1 साल
के अंदर ही इसको, 1 वर्ष के अंदर ही इसकी जो जेल थी वो खत्म हो गई। इसी जेल यात्रा में हिटलर ने अपनी आत्मकथा लिखी, मीन कैम्फ। हिटलर की जो आत्मकथा है वो है मीन कैम्फ। हिटलर ने इस पुस्तक को लिखा जिसमें नाज़ीवाद के कार्यक्रमों के बारे में बड़ी विस्तार से उसने चर्चा की। यह प्रयास उसका सफल नहीं हुआ। अंत में उसने सोचा कि जो वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था है उसके थ्रू ही वो सरकार तक पहुँच सकता है, लेकिन उसके लिए भी उसका एक मजबूत आधार चाहिए था। जेल से निकलने के बाद उसने नाज़ी पार्टी का जो जनाधार था, नाज़ी पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा था, इसको और बेहतर बनाने का प्रयास किया। और इस प्रयास में उसको किन परिस्थितियों से योगदान मिला, कौन सी परिस्थितियां थी? सबसे पहला जिससे हिटलर का विकास हुआ, वारसाई की संधि। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में जो वारसाई की संधि हुई थी, उस संधि के द्वारा जिस तरह से जर्मनी को अपमानित किया गया था, जर्मनी का 10% भूभाग, 13% जो आबादी वाला क्षेत्र था, 75% लौह भंडार, 26% कोयले के भंडार सब छीन लिए गए थे। जर्मनी की सेना, जल सेना, वायुसेना हर प्रकार से सीमित कर दी गई थी। सैनिक संख्या केवल 1 लाख रख दी गई थी। राइनलैंड क्षेत्र पर मित्र देशों ने अधिकार कर लिया था। तो जिस तरह से वर्साई की संधि के द्वारा जर्मनी का अपमान किया गया था, हिटलर इसका प्रतिशोध लेना चाहता था और जर्मनी की जनता भी प्रतिशोध लेना चाहती थी। तो वारसाई की जो संधि थी उसकी वजह से पूरे जर्मनी के लोगों में एक बड़ी प्रतिशोध की भावना थी और हिटलर ने लोगों को आश्वस्त किया कि वो हिटलर ही है जो जर्मनी को उसका खोया हुआ स्वाभिमान लौटा सकता है, जर्मनी को वो अतीत वापस कर सकता है, जर्मनी की हार का बदला ले सकता है। लोगों को उसने सपने दिखाए, नौजवानों को उसने रोजगार की गारंटी दी। उसने कहा कि खतरनाक जीवन व्यतीत करो तो हमारे पीछे आओ, और मैं अगर पीछे हटता हूं तो मुझे गोली मार दो। बहुत जोरदार भाषण देता था। तो लोगों ने उसमें ऐसे नायक की छवि देखी। लोगों को लगा कि हिटलर ही है जो जर्मनी की वारसाई की जो संधि है इसकी भरपाई कर सकता है। तो वारसाई की संधि की वजह से एक बहुत मजबूत जनाधार मिला हिटलर को। दूसरा, हिटलर का स्वयं का व्यक्तित्व। हिटलर का स्वयं का व्यक्तित्व। हिटलर जो था वो एक बहुत प्रभावशाली वक्ता था, और जब वो बोलता था तो बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से उसकी बातों का जो जादू था वो लोगों पर ऐसा चलता था कि जितने नवयुवक थे सब उसके पीछे हो जाते थे। वो पूरी भाषण में एक जीवंतता पैदा कर देता था। उसके शब्दों में, उसके शरीर के हाव भाव में जो जोश होता था, जो उत्साह होता था, वो लोगों को उसको नायक मानने और उसके साथ चलने पर मजबूर कर देते थे। वो बड़ी लाखों की भीड़ वाली रैलियों में जो जोश से भाषण देता था, नवयुवकों को जिस जोश से अपने पीछे आने का बुलावा देता था और जर्मनी का खोया हुआ स्वाभिमान वापस लौटाने का आश्वासन देता था, लोगों को लगता था कि हिटलर ही वो नायक है। तो उसने लोगों की उस जो कमजोर कड़ी थी उसको समझ लिया और लोगों को इस ढंग से आश्वस्त किया कि सारे जर्मनी के लोग हिटलर में ही अपना नायक देखने लगे। तो उसकी जो भाषण कला थी, उसकी जो मनोवैज्ञानिक वक्तृत्व शक्ति थी, उसने
लाखों लोगों को एक साथ बांध दिया। ये हिटलर की एक बहुत बड़ी कला थी। नंबर 3, आर्थिक संकट। विश्व युद्ध के कारण जर्मनी को जो नुकसान हुआ था वो तो था ही, साथ ही साथ 1929 में जो विश्व आर्थिक संकट आई, महामंदी, उस महामंदी के द्वारा लगभग 50 लाख जर्मन लोग बेरोजगार थे। और इतने बड़े बेरोजगार लोगों को रोजगार देना, इन लोगों को जीविका का साधन देना, देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, ये कई एक ऐसे चुनौती भरे कदम थे। और हिटलर ने लोगों को वो संभावनाएं दिखाई, हिटलर ने लोगों को वो सुनहरे सपने दिखाए कि जिससे सारे नवयुवक, बेरोजगार लोग, जो बड़े बड़े व्यापारी आते थे, वो सब हिटलर के समर्थक बन गए। 1929 की विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी, 1929 को करेंगे आप, 1929 विश्वव्यापी जो आर्थिक महामंदी थी, इसकी वजह से सारे संसार में जो एक उथल पुथल का वातावरण था, उसे जर्मनी भी प्रभावित था। और ऐसे में जर्मनी को उस आर्थिक संकट से आगे ले जाने, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम हिटलर ने लोगों को आश्वस्त किया। और जो लोग थे, जो ऐसे बेरोजगार लोग थे, वो सब हिटलर के साथ हो गए। नंबर 4, यहूदी विरोधी नीति, जिसने हिटलर को विकास में मदद की। जर्मनी में यहूदियों की संख्या थोड़ी सी थी, लेकिन फिर भी यहूदी जर्मनी के वो शक्तिशाली लोगों में से थे जिनके पास अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत नियंत्रण था। इनके पास जो वहाँ की अर्थव्यवस्था थी, उसका बड़ा हिस्सा इनके पास था। और प्रथम विश्व युद्ध में इनको ये माना जाता था कि प्रथम विश्व युद्ध में हार के कारण यही थे, इनको शोषक माना जाता था। और यहूदी लोग मुख्य रूप से व्यापार करते थे और सूदखोरी का काम करते थे। हिटलर यहूदी विरोधी था। उसने नवयुवकों को दिखाया कि हिटलर ने लोगों को इस तरह से यहूदियों को प्रस्तुत किया कि यहूदियों की वजह से जर्मनी पराजित हुआ है और यहूदियों को जर्मनी में रहने का हक नहीं है। यहूदियों की संपत्ति पर जर्मन लोगों का अधिकार होना चाहिए। यहूदियों की संपत्ति जर्मनी की संपत्ति है और उसके ऊपर जो जर्मन मूल के लोग हैं उनका अधिकार होना चाहिए। तो जो ऐसे जर्मन लोग थे जिनकी की निगाहें यहूदी संपत्तियों पर थी, वो सब हिटलर के साथ हो गए। तो ऐसे लोग जो जर्मनी में रहने वाले लोग थे, जो यहूदियों के शिकार भी थे, यहूदियों के शोषण के शिकार थे, हिटलर की नीति से प्रभावित थे, वो सब हिटलर के साथ हो गए और यहूदियों की संपत्ति पर कब्जा करने की इच्छा से वो सब हिटलर के अभियान में उनके साथी बन गए। नंबर 5, साम्यवाद का उदय। हिटलर के उदय के लिए जो अगला कारण था वो था साम्यवाद का उदय। हिटलर ने लोगों में यह भय पैदा किया कि जर्मनी में साम्यवाद का उदय हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही धीरे धीरे 1917 में जो सोवियत संघ में साम्यवादी क्रांति हुई, उसके बाद जर्मनी में भी साम्यवादी दलों की गतिविधियां बढ़ने लगी थी और जो जर्मनी के पूंजीपति वर्ग थे, उद्योगपति वर्ग थे, वो साम्यवादी प्रभाव को बढ़ने से रोकना चाहते थे। हिटलर ने इस बात को अच्छे से समझ लिया और उसने अपने प्रचार कार्यक्रमों में जो साम्यवादी थे, इनके बढ़ने के भय को अतिरंजनापूर्ण बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाया कि साम्यवादियों के बढ़ने का संकट जर्मनी में तेजी से हो रहा है
और इसलिए जो जर्मनी का पूंजीपति वर्ग था, वो पूंजीपति वर्ग किसके साथ हो गया? नाजी पार्टी के साथ हो गया, क्योंकि नाजी पार्टी साम्यवाद का विरोध कर रही थी। पूंजीपतियों को साम्यवाद से सुरक्षा चाहिए थी, तो पूंजीपति और नाजी पार्टी दोनों एक साथ हो गए और इसीलिए नाजी पार्टी को जो आर्थिक मदद थी वो किससे मिल गई? पूंजीपतियों से। तो हिटलर की पार्टी को बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति, जो धन संबंधी सहायता थी, वो जर्मनी के पूंजीपति वर्गों से मिल गई, जो जर्मनी में साम्यवाद को पनपने नहीं देना चाहते थे। ये हिटलर के विकास का एक बहुत बड़ा कारण था। इसको एक मजबूत जनाधार वहां से मिल गया, आर्थिक शक्ति का आधार वहां से मिला। नेक्स्ट, वाइमर सरकार की असफलता। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में जो वाइमर सरकार बनी थी, वो सभी जितनी भी चुनौतियां थी जर्मनी की, उन सारी चुनौतियों पर असफल रही। जर्मनी की वाइमर सरकार एक बहुत कमजोर, लचर, एक अस्त व्यस्त सरकार साबित हुई। उसके संगठन से ही लेकर जर्मनी में, उसके संपूर्ण कार्यकाल में जर्मनी के लोगों को वो किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं कर पाई और जनता का सहयोग उसे नहीं मिल सका। वाइमर सरकार अपने कमजोर और लचीले स्वभाव के लिए जानी गई और इसकी वजह से जर्मनी की अर्थव्यवस्था तो बिगड़ी ही, जर्मनी का जो अपमान हुआ था, लोग वाइमर सरकार और वाइमर सरकार के समर्थकों को नवंबर के अपराधी कहकर के संबोधित करते थे। वाइमर सरकार के प्रति जो जर्मन मूल के लोग थे, उनमें सम्मान की भावना ही नहीं थी। लोग वाइमर सरकार को एक विदेशी कठपुतली सरकार मानते थे और ऐसी सरकार को हटाना चाहते थे। वो चाहते थे कि एक ऐसी शक्तिशाली सरकार स्थापित हो जो जर्मनी को उसका खोया हुआ स्वाभिमान लौटा सके, और वो सपना सच करने का आश्वासन कौन दे रहा था? हिटलर। तो वाइमर सरकार की जो असफलताएं थी, उसने हिटलर के विकास में सहायता दी और इस तरह हिटलर ने अब अपनी पार्टी के द्वारा बड़ी रैलियां, ऐसी बड़ी रैलियां आयोजित करता था हिटलर और अपने विशेष दस्तों के द्वारा, एसए और एसएस, स्टॉर्म ट्रूपर्स, हरी वर्दीधारी पुलिस, एक जर्मनी की गुप्तचर पुलिस थी नाजी पार्टी की, गेस्टापो, ये सब विशेष सुरक्षा दस्ते थे। एसए, एसएस, स्टॉर्म ट्रूपर्स, हरी वर्दीधारी पुलिस, गेस्टापो, जर्मन गुप्तचर पुलिस, इनके द्वारा हिटलर ने नाजी पार्टी और इनकी नीतियों को तो बढ़ाया ही, साथ साथ जितने विरोधी थे उनका सफाया उसने करवाया। हिटलर को 1929 के चुनाव में जो जनाधार था इतना कम था कि 2.6 1929 में हिटलर को 2.6 जनाधार प्राप्त हुआ। अब ये देखिए कि हिटलर का जो करिश्माई व्यक्तित्व था, उसकी जो बोलने की कला थी, उसकी जो नेतृत्व क्षमता थी, उसके प्रति लोगों में जो विश्वास था, वो कितनी तेजी से फैला कि वही 1932 के चुनाव में आते आते वो 37% में परिवर्तित हो गया। 1932 में 2.6 और 1932 में 37%।
इतना जबरदस्त इंक्रीज, ये हिटलर का व्यक्तित्व था। हिटलर के प्रति लोगों में जो एक श्रद्धा का भाव था, हिटलर के प्रति लोगों में जो एक विश्वास था, वो इतनी तेजी से फैला। और इसका परिणाम ये हुआ कि 1932 तक आते आते हिटलर को लोकसभा में एक अच्छी खासी बढ़त मिल गई। ओके, 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर का पद दिया गया। हिटलर की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में उभर करके आई और 1933 में हिटलर को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने चांसलर के पद की जिम्मेदारी दी। हिटलर चांसलर बना और हिटलर ने अब अपने पद को और अपनी नीतियों को स्थापित करने के लिए उसने अपने मित्र गोरिंग, इनको गृहमंत्री बनाया और सेना की मदद से, पुलिस की मदद से उसने जितने अपने विरोधी थे, खास करके जो कम्युनिस्ट थे, जो लोग डेमोक्रेट थे, इन सबको सफाया करना चालू किया। और फरवरी 1933 में नए चुनाव होने थे। हिटलर ने इस चुनाव में सारे प्रयास किए, किसी भी तरह से सत्ता उसके हाथ में आए और इसके लिए उसने सारे षड्यंत्र भी किए। 27 फरवरी को जो जर्मनी की संसद है उसको कहते हैं राइखस्टाग। राइखस्टाग को आग लगा दिया गया। 27 फरवरी 1933 को जर्मन संसद राइखस्टाग आग के हवाले हो गई और इसका दोष जो डेमोक्रेट थे, कम्युनिस्ट थे, उन पर मढ़ा गया और इस बहाने जितने भी डेमोक्रेट और कम्युनिस्ट थे उन सबको पकड़ पकड़ करके कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया। 28 फरवरी को फायर डिक्री के नाम से एक नया अध्यादेश पारित किया गया और इस नए अध्यादेश के द्वारा प्रेस के ऊपर, अभिव्यक्ति के ऊपर, इन पर सब पर रोक लगा दी गई। भाषण देने के ऊपर, प्रेस के ऊपर, अभिव्यक्ति के ऊपर रोक लगा दी गई और 28 फरवरी के बाद जितने नासी पार्टी को छोड़ करके जो विरोधी थे उन सबको प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया। हिटलर ने इस प्रकार से अपने विरोधियों को एक प्रकार से सफाया करने का पूरी जोरदार मुहिम चलाई। हिटलर ने फायर डिक्री के द्वारा लोगों के जो अभिव्यक्त भाषण देने के अधिकार थे वो तो खत्म किया ही, जितने उन विरोधी थे ऐसे उसके 52 प्रकार के 52 कैटेगरी के विरोधी थे, उन सभी विरोधियों को उसने अपने रास्ते से हटाना चालू कर दिया। मार्च 1933 में उसने एक एक्ट पास किया, इनेबलिंग एक्ट और इस एक्ट के द्वारा उसने तानाशाही अधिकार और ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त कर लिए। मार्च 1933 के चुनाव में उसको सफलता भी मिल गई। नासी पार्टी की सरकार
लोकसभा में भी स्थापित हो गई और इस तरह से एनेबलिंग एक्ट के द्वारा अध्यादेश के माध्यम से सरकार को चलाना, समस्त शासन की शक्तियां नाजी पार्टी के हाथ में। अब पूरी तरह से हिटलर जर्मनी की सत्ता पर स्थापित हो चुका था। हिटलर ने अपने जो विरोधी थे उन सबको तो सफाया ही किया, साथ ही साथ उसने ऐसे कानून बना दिए और अपनी शक्तियों का प्रचारित प्रसारित करने के लिए सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली। उसका एक दोस्त था ह्यालमार शाख्त, इसको उसने वित्त मंत्री बनाया और इस वित्त मंत्री के द्वारा हिटलर ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को तेजी देने के लिए एक महत्वपूर्ण जो कार्य योजना थी, फॉक्सवैगन कार्य योजना और जर्मन सुपर एक्सप्रेस वे, ये ऐसी दो महत्वपूर्ण योजनाएं हिटलर ने चालू कराई जिसके द्वारा जर्मनी के लोगों को रोजगार दिया जा सके। जर्मन सुपर एक्सप्रेस वे के द्वारा जर्मनी में तेजी से सड़कों का विकास किया गया। फॉक्सवैगन कार्य योजना जो जन जन तक कार पहुंचाने की योजना थी, हिटलर ने तेजी से इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए ह्यालमार शाख्त को जो है हर प्रकार से सहायता दी और उसका परिणाम हुआ कि जर्मनी में बहुत तेजी से आर्थिक गतिविधियां बढ़ी। जर्मनी में गतिविधियां तो बढ़ी, लेकिन नाजी पार्टी को छोड़ करके अन्य सभी पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सितंबर 1935 में न्यूरमबर्ग नागरिक अधिकार कानून लागू किया गया। न्यूरमबर्ग नागरिक अधिकार कानून एक नया नियम बना दिया गया जिसके के द्वारा सेना के ऊपर, मीडिया के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर और न्यायपालिका के ऊपर, सेना, न्यायपालिका, अर्थव्यवस्था और न्यायपालिका, इनके ऊपर प्रशासन का नियंत्रण हो गया। ये स्वतंत्र नहीं रह गए, न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रह गई, सेना स्वतंत्र नहीं रह गई, अर्थव्यवस्था स्वतंत्र नहीं रह गई, सब पर सरकार का पूरी तरह से अधिकार स्थापित हो गया। इस समय तक राष्ट्रपति हिंडनबर्ग 1934 में, अगस्त 1934 में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु हो चुकी थी और हिटलर ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के पद को मिलाकर के एक कर दिया और हिटलर ने दोनों पद अपने हाथ में ले लिए। अब हिटलर जर्मनी का सर्वेसर्वा था। यहां तक कि हिटलर का कोई मित्र भी अगर उसे उसकी नीति को लागू करने में रोकने का साहस करता तो हिटलर उसको भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो ह्यालमार शाख्त जिसने कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में एक मजबूत आधार दिया था, जब हिटलर ने सेना के विकास के लिए, युद्ध अस्त्रों के विकास के लिए ह्यालमार शाख्त ने हिटलर को निर्देशित किया कि इस समय देश की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है और सेना पर अधिक पैसा नहीं खर्च किया जा सकता, लेकिन हिटलर इसको सुनने के लिए तैयार नहीं था। हिटलर ने अपने वित्त मंत्री, अपने दोस्त ह्यालमार शाख्त को ही हटा दिया और उसने देश अर्थव्यवस्था के अच्छे न होने के बावजूद भी उसने सेना के विस्तार पर, अस्त्र शस्त्रों के विस्तार पर ध्यान दिया और तेजी से उसने जर्मनी की सेना का विकास किया, क्योंकि उसका उद्देश्य तो उन देशों से प्रतिशोध लेना था जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को पराजित किया था, जर्मनी का अपमान किया था। और इसके लिए 1933 में उसने
पहला काम किया कि जो राष्ट्रसंघ बना था उस राष्ट्रसंघ से जर्मनी को अलग कर दिया। जर्मनी ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। 1936 में जो राइनलैंड इलाका जर्मनी से छीन लिया गया था, राइनलैंड इलाके पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया। 1936 में जर्मनी ने फिर से राइनलैंड छीन लिया। ये शुरुआत थी हिटलर के विस्तार की। 1938 में हिटलर ने ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। एक एक करके हिटलर अपनी सेना के द्वारा अपनी सत्ता का विस्तार करने लगा था और जनता ने जो उसमें संभावना व्यक्त की थी, विश्वास व्यक्त की थी, अब हिटलर उस रास्ते पर था। हिटलर ने 1938 में ऑस्ट्रिया को जीता। 1938 में हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया को भी जीत लिया। चेकोस्लोवाकिया का पहले एक छोटा सा इलाका जीता, सुदेतरलैंड, और थोड़े दिनों में पूरे चेकोस्लोवाकिया को जीत लिया। सब यूरोप के देश शांति से हिटलर के विकास को देख रहे थे, कोई विरोध करने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसी स्थिति में हिटलर का मनोबल बढ़ता गया और जब 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया तो पोलैंड पर किया गया आक्रमण विश्व युद्ध का प्रारंभिक कारण बन गया। तो हिटलर ने 1933 से उस नीति को आगे बढ़ने का संकेत दे दिया था। 1933 से जब उसने राष्ट्रसंघ की सदस्यता से इस्तीफा दिया, 1936 में राइनलैंड पर कब्जा कर लिया, चेकोस्लोवाकिया को जीता, ऑस्ट्रिया को जीता, पोलैंड पर 1939 में आक्रमण करके उसने संसार को दूसरे विश्व युद्ध में झोंक दिया। तो इस प्रकार हिटलर जो एक सामान्य सैनिक के पद से सेना में शामिल हुआ था, वो एक राष्ट्रनायक था, फ्यूहरर था, और उसकी योग्यता और उसकी जो नेतृत्व क्षमता थी, उसने जर्मनी को एक ऐसे देश के रूप में स्थापित किया जो अपनी उस हार का प्रतिशोध लेने के लिए उस मुहाने पर खड़ा था और जिसने कि संसार को दूसरे विश्व युद्ध में डाल दिया। मित्रों, वीडियो कैसा लगा जरूर प्रतिक्रिया देंगे और अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।